इतिहास गवाह है, स्वयंवरों में अक्सर 3 तलवारें चलती है, मगर सूर्यचल राज्य में एक ऐसा अनोखा स्वयंवर होने जा रहा था जहाँ चाशनी की नदियाँ बहने वाली थी। ऋषिवर, हमारी पुत्री कल्याणी अब 23 वर्ष की हो चुकी है। मुझे अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे योग्य राजकुमार की तलाश है जो शस्त्र, शास्त्र और पाक कला तीनों में निपुण हो। आयुष्मान भवा। राजन, ये तो सब जानते हैं कि राजकुमारी कल्याणी शस्त्र और शास्त्र में कितनी निपुण है, परंतु तनिक ये बताइए कि राजकुमारी का प्रिय मिष्ठान क्या है? ऋषिवर, कल्याणी को गुलाब जामुन अत्यंत प्रिय है। राजन, राजकुमारी स्वयं पाक कला में पारंगत हैं, तो आपको उनका विवाह एक ऐसे राजकुमार से कराना चाहिए जो उनका प्रिय मिष्ठान बना सके। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, परंतु इसके लिए हमें क्या करना होगा? आप सूर्यांचल में एक भव्य स्वयंवर का आयोजन कीजिए, देश विदेश के राजकुमारों को आमंत्रित कीजिए, और जो राजकुमार कल्याणी के लिए सबसे उत्तम गुलाब जामुन बनाएगा वही उनका योग्य वर होगा। महाराज आदित्यवर्धन श्रद्धा से सिर झुकाते हुए बोले, आपका ये परामर्श मुझे सहर्ष स्वीकार है महर्षि। मैं शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करता हूँ। राजकुमारी कल्याणी अपने कक्ष में एक नक्काशीदार आसन पर आराम से बैठी हुई थी। उनके सामने स्वर्ण थाल में रसीले गुलाब जामुन रखे थे। तभी उनकी सेविका चंपा हांफती हुई वहाँ आती है। राजकुमारी जी, चंपा, कितनी बार कहा है, जब हम अपने प्रिय गुलाब जामुन का रस स्वादन कर रहे हो तो कक्ष में इस तरह शोर मचाते हुए मत आया करो। अरे राजकुमारी जी, महाराज ने आपके विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर की घोषणा भी कर दी है। स्वयंवर? अरे राजकुमारी जी, खास बात तो ये है कि इस बार स्वयंवर में तलवारें नहीं चलेंगी, बल्कि इस बार चूल्हे जलेंगे और कढ़ाइयाँ चढ़ेगी। चंपा अपने कमर पर हाथ रखकर पूरे रौब के साथ स्वयंवर के कड़े नियम राजकुमारी को बताने लगी। अद्भुत! पिताश्री तो अपनी अनोखी पुत्री के लिए परीक्षा भी सर्वथा अनोखी चुनी है। देखते ही देखते गुलाब जामुन स्वयंवर की ये अनोखी खबर पूरे आर्यवर्त में आग की तरह फैल जाती है। अरे गुलाब जामुन तो मैं भी ऐसा लाजवाब बना लेता हूँ कि खाने वाला उंगलियाँ चाटता रह जाए। हाँ, बड़े आए राजकुमार के दामाद बनने। अरे महाराज को अपनी बेटी ब्याहनी है, अपने महल का रसोइया नहीं बदलना। यही तो एक परेशानी है घसीटा कि विधाता ने मुझे राजकुमार नहीं बनाया, वरना आज मेरी राजकुमारी से शादी हो जाती। हाँ, इसलिए ये बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ो। चूल्हा ठंडा हो रहा है, चुपचाप उसमें लकड़ियाँ डालो। इस बीच आर्यवर्त के कोने कोने से राजकुमारों की रथ सूर्यचल की ओर बढ़ने लगी, और इन्हीं में से एक रतनपुर के राजकुमार समरजीत और दूसरे थे कानपुर के राजकुमार वीरेंद्र। देश विदेश से आए हुए राजकुमारों को महल की विशाल शाही पाकशाला दिखाई जा रही थी। प्रणाम राजकुमारों, मैं धनंजय इस सूर्यांचल साम्राज्य का मुख्य रसोइया हूँ। स्वयंवर के दिन आप सभी को इसी पाकशाला में अपनी कला का जौहर दिखाना है। अद्भुत व्यवस्था है। यहाँ की पवित्रता और सुगंध ही बता रही है कि यहाँ अन्न का कितना सम्मान होता है। धन्यवाद राजकुमार। अगर आप में से किसी को कोई विशेष मदद चाहिए तो धनंजय हमेशा हाजिर रहेगा। तभी अचानक पाकशाला के दरवाजे से गजोधर मामा हाथ में एक बड़ी सी करछी तलवार की तरह लहराते हुए अंदर आते हैं। बच्चों, सब पीछे हटो। आज गजाधर सिंह इस कड़ाही के किले को फतेह करके रहेगा। आक्रमण! लो, आ गए महारानी जी के छोटे भाई, दिमाग से पैदल गजाधर मामा। अब ये यहाँ रायता फैलाएंगे। कौन हो तुम? क्या तुम चोरी करने आए हो? मैं इस तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। प्रणाम मामा श्री, हम राजकुमार हैं। नहीं, हम राजकुमार हैं। जी मामा श्री, यहाँ तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारी क्या मजाल जो आपके रहते चोरी करें। हम तो रतनपुर के राजकुमार हैं और राजकुमारी जी के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। अच्छा, तुमको हमारे शौर्य के बारे में पता है? तुम बुद्धिमान लगते हो, वरना ये धनंजय तो हमें रोज रसोई से भगा देता है। जी, बस स्वयंवर के दिन आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। अगर तुम जीत गए तो हम अपनी ये तलवार तुम्हें दहेज में दे देंगे, समझे? चलो अब सब हटो सामने से।
हमें कड़ाही के किले पर आक्रमण करना है। गजोधर मामा जाने के बाद पाकशाला में शांति छा गई, लेकिन मुख्य रसोइया धनंजय के मन में संदेह का एक गहरा बीज बोया जा चुका था। चंपा, मुझे एक बहुत ही जरूरी और चिंताजनक बात कहनी है। क्या हुआ धनंजय भाई? इस आधी रात को ऐसे गुप्त तरीके से क्या बताना चाहते हैं? चंपा, वो जो कनकापुरी के राजकुमार वीरेंद्र आए हैं ना, मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अभी कुछ देर पहले जब वो पाकशाला से निकले तो मैंने देखा कि वो महल की सुरक्षा चौकियों और गुप्त रास्तों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। मुझे पूरा शक है कि वे किसी गुप्त और खतरनाक इरादे से यहाँ आए हैं। क्या? देखने में तो बड़े ही शालीन, सौम्य और सीधे स्वभाव के लगते हैं। भोली चंपा, यही तो धोखा है। मुझे उनकी शांत आंखों में एक अलग ही योजना दिखाई दे रही है। हमें सतर्क रहना होगा। धनंजय की बात सुनते ही चंपा के कान खड़े हो गए और वो तुरंत राजकुमारी कल्याणी के कक्ष की ओर दौड़ी। राजकुमारी जी, मुझे आपको तुरंत राजकुमार वीरेंद्र के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त बात बतानी है। इसके बाद चंपा ने पूरा वाकया राजकुमारी कल्याणी को विस्तार से सुनाया। तो ये बात है, भला उन्हें महल की सुरक्षा में रुचि क्यों है? तुम धनंजय से कहना कि वो पाकशाला में हर गतिविधि पे अपनी नजर बनाए रखे। ये हमारा आदेश है। जी राजकुमारी। आखिरकार गुलाब जामुन स्वयंवर का वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया। दुल्हन की तरह सजे सूर्यचिल के राजमहल का पूरा वातावरण शाही पाकशाला से उठने वाली रसीली महक से महक उठा था। आहा, जरा हमारे शाही मावे की स्वर्णिम रंगत तो देखो मित्र वीरेंद्र। रतनपुर का ये राजकुमार रणभूमि में तलवार चलाना भी जानता है और इस पाकशाला में स्वाद का साम्राज्य खड़ा करना भी। आपकी कला और आपका आत्मविश्वास प्रशंसनीय है राजकुमार समरजीत, परंतु मेरा मानना है कि पाक कला किसी युद्ध जैसी नहीं होती। जीत हार का निर्णय तो महाराज और राजकुमारी जी के न्याय पर निर्भर है। ये ऊंचे विचार सुनने में अच्छे हैं वीरेंद्र, पर राजकुमारी कल्याणी को बातों की मिठास नहीं, स्वाद की श्रेष्ठता चाहिए। जी, शब्दों की प्रतियोगिता से बेहतर है कि हम अपनी कला को ही महाराज के समक्ष बोलने दें। दोनों राजकुमार अपनी अपनी कड़ाही की तरफ मुड़ गए। उबलते देसी घी में मावे की गोलियां धीमी आंच पर सीखकर सुंदर कत्थई रंग की होने लगी। केसर इलायची की चाशनी में डूबते ही गर्मा गर्म गुलाब जामुनों की ऐसी रंगत उभरी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। गर्मा गर्म गुलाब जामुनों को स्वर्ण थालों में सजाकर मुख्य सभा में लाया गया। राजकुमार समरजीत पूरे गर्व के साथ केंद्र में आकर खड़े हो गए। हटाओ इस थाल का मखमली पर्दा। सैनिक जैसे ही थाल से कपड़ा हटाता है, पूरी सभा वाह वाह कर उठती है। अद्भुत। महाराज, जरा इस मिष्टान्न का रंग और इसकी बनावट तो देखिए। राजकुमार समरजीत, मिष्ठान का रूप तो अत्यंत सुंदर है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि रूप निखारने के चक्कर में आपने चाशनी को अत्यधिक गाढ़ा कर दिया हो, जिससे स्वाद केवल जीभ पर रह जाए और गले के नीचे ही ना उतरे। अमात्य जी, हमारा ये गुलाब जामुन मुंह में रखते ही आपके सारे सवालों को स्वाद में बदल देगा। राजकुमारी कल्याणी राजकुमार के इस हाजिर जवाबी से भीतर ही भीतर काफी प्रभावित हुई। राजकुमार की ये अटूट विश्वास देखकर हमारी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। अमात्य, शंका छोड़िए और परीक्षा को आगे बढ़ाइए। महाराज आदित्यवर्धन और राजकुमारी कल्याणी गुलाब जामुन का पहला निवाला मुंह में रखते ही आनंदित हो उठते हैं। अतुलनीय। आपकी बातों में जो मिठास थी, आपकी कला में उससे भी गहरा रस है। आप सचमुच इस कला के शिखर पर हैं। महाराज अभी राजकुमार की प्रशंसा कर ही रहे थे कि तभी गजोधर मामा अपनी कमर पर दोनों हाथ टिकाए, चेहरे पर कमियां ढूंढने वाली फूफी जैसी भाव लिए आगे बढ़े। लड़के, रूप रंग तो भगवान ने तुम्हें ठीक ठाक दिया है, पर लक्षण ठीक नहीं दिख रहे तुम्हारे। ये जो तुम इतनी मीठी मीठी बातें करके महाराज को रिझा रहे हो ना, ये गजाधर मामा के सामने नहीं चलेगा। जी, अब मुझसे कोई त्रुटि हुई मामा जी? ये गुलाब जामुन बनाया है तुमने या एहसान किया है, हैं? अरे जरा इसकी चाशनी तो देखो।
चाशनी है या बहता हुआ पानी? मीठे के नाम पर इतनी कंजूसी? तुम्हारे राज्य में सबको मधुमेह है क्या? देखा महाराज, मेरे भाई को हमारी पुत्री कल्याणी की कितनी चिंता है। हाँ महारानी, मुझे साफ दिख रहा है। इतनी चिंता है कि कल्याणी का घर बसने से पहले ही उजाड़ कर मानेंगे। क्या आपने कुछ कहा महाराज? नहीं, कुछ भी तो नहीं। पर चलो, अब जो है सो है। अब हम क्या कर सकते हैं? स्वाद बुरा भी नहीं है, अच्छा ही बनाए हो। अच्छा लगा आपको तो और लीजिए ना मामा श्री। रहने दो, इतना भी अच्छा नहीं बनाए हो। गजोधर मामा की बातें सुनकर महाराज आदित्यवर्धन गुस्से में लाल हो गए, पर महारानी की तीखी नजरें देख शांत रह गए। बड़े राजा गजाधर, आपका आकलन समाप्त हो गया हो तो शांत होकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हे विधाता, मैंने युद्ध में बड़े से बड़े शत्रुओं को झेला है, पर इस साले साहब को मैं नहीं झेल सकता। अंत में कनकापुरी के राजकुमार वीरेंद्र की बारी आई। सैनिक ने जैसे ही उनके थाल से पर्दा हटाया, वहाँ का नजारा देख पूरी सभा सन्न रह गई। ठहरिए, इस मिष्ठान का रंग सामान्य नहीं है। क्या हम जान सकते हैं कि इस अनोखे रंग के पीछे आपकी क्या मंशा है? क्या मिलाया है आपने इसमें? तभी धनंजय हाथ जोड़कर आगे आते हैं। गजब हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। इस कनकापुरी के राजकुमार ने हमारे पवित्र पाकशाला को कलंकित कर दिया है। साफ साफ कहो धनंजय, क्या माजरा है? महाराज, इन्होंने राजकुमारी जी और आपके प्राण लेने के उद्देश्य से इन गुलाब जामुनों में तीव्र विष मिलाया है। ये रंग उसी जहर का है महाराज। ये सत्य नहीं है राजन, मैं निर्दोष हूँ। कनकापुरी के संस्कार हमें रणभूमि में पीठ पर वार करना नहीं सिखाते। फौरन बंदी बना लिया जाए इस ढोंगी राजकुमार को। ठहरिए अमात्य, अपनी सीमा मत भूलिए। कनकापुरी के राजकुमार वीरेंद्र एक सच्चे योद्धा हैं। भले ही वो इस प्रतियोगिता में मेरे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मैं ये कदापि नहीं मान सकता कि वो पीठ पीछे ऐसा कायरतापूर्ण वार करेंगे। महाराज, इनके इरादे नेक नहीं है। ये राजकुमारी से ब्याह करने की नहीं, बल्कि धोखे से आपका राजपाट हथियाने आए हैं। वीरेंद्र, अगर तुम निर्दोष हो तो अपनी बेगुनाही का प्रमाण दो, अन्यथा मृत्यु दंड के लिए तैयार रहो। मेरी कला ही अब मेरा न्याय करेगी। यदि मेरी भक्ति और मिष्ठान में पवित्रता है तो ईश्वर स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। इससे पहले कि कोई उन्हें रोकता, वीरेंद्र ने थाल से एक गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रख लिया। पूरी राजसभा सन्न रह गई। नहीं, रुकिए राजकुमार। वीरेंद्र के गुलाब जामुन खाते ही वो छाती पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़े। वीरेंद्र, अपनी आंखें खुली रखो मित्र, होश मत खोना। राजवैद्य को तुरंत बुलाओ। सैनिकों, तुरंत पूरे महल की घेराबंदी करो। कोई भी पाकशाला से बाहर नहीं जाना चाहिए। चिकित्सा कक्ष में भारी सन्नाटा था। बिस्तर पर अचेत पड़े वीरेंद्र की नाड़ी टटोलते राज्य वैद्य के चेहरे पर गहरी चिंता थी। राजवैद्य जी, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या राजकुमार के प्राण बचाए जा सकते हैं? क्षमा करें महाराज, ये कोई साधारण विष नहीं है। जब तक मुझे इस विष के मूल तत्व का पता नहीं चलता, मैं कोई काट नहीं बना सकता। यदि अगले एक प्रहर में इन्हें सही औषधि नहीं मिली तो इनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। कक्ष के कोने में खड़ी राजकुमारी कल्याणी का चेहरा शांत था, मगर उनकी कुशाग्र बुद्धि सत्य को उजागर करने के लिए पूरी तेजी से दौड़ चुकी थी। अगली सुबह राजसभा दोबारा सजी। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी राजकुमारी कल्याणी 2 सैनिकों के साथ मुख्य रसोइया धनंजय को बंदी बनाकर वहां ले आई। राजकुमारी, आप हमारे मुख्य रसोइये धनंजय को इस भरी राजसभा में इस प्रकार बंदी बनाकर क्यों ले आई हैं? क्योंकि सूर्याचल की पाकशाला में विष घोलने वाला असली अपराधी अभी इसी राजसभा में बड़े ही सम्मान के साथ सिर उठाए खड़ा है, और पिताश्री और धनंजय तो इस महाजाल का बस मोहरा है। राजकुमारी जी, आपका इशारा आखिर किसकी तरफ है? अब स्वयंवर के नियमानुसार ये प्रतियोगिता रतनपुर के राजकुमार समरजीत ने जीत लिया है। अतः उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। राजकुमार कल्याणी तीखी नजरों से समरजीत की ओर देखते हुए उसके समीप जाकर रुकती है। सही कहा ना मैंने? गिद्धगर के कपटी राजकुमार कालकेतु। ये सुनते ही पूरे राजसभा में हड़कंप मच गया। कल्याणी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो राजकुमार समरजीत है। नहीं पिताश्री,
ये हमारे सबसे बड़े शत्रु राज्य का राजकुमार कालकेतु है, जो वेश बदलकर यहाँ आए हैं। कल रात जब मैंने पाकशाला की बारीकी से जांच की, तो हमें वो बर्तन मिला जिसमें वीरेंद्र ने गुलाब जामुन बनाया था। वीरेंद्र ने उसमें कोई विष नहीं मिलाया था, बल्कि एक दुर्लभ जंगली फल नीलमणि का रस मिलाया था। लेकिन राजकुमारी जी, अगर वीरेंद्र ने विष नहीं मिलाया था तो वो गुलाब जामुन खाकर बेहोश कैसे हुआ? आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अमात्य। धनंजय, अब साफ साफ बताओ कि तुम्हें वीरेंद्र को फंसाने के लिए गिद्धगर की राजकीय मुहर लगी सोने की अशर्फियां किसने दी थी? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे इस कालकेतु ने भारी रकम का लालच दिया था। अब मैंने इसके ही कहने पर चुपके से राजकुमार की चाशनी में विष मिला दिया था। कमबख्त रसोइये, तू झूठ बोल रहा है। महाराज, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। अमात्य जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अमात्य जी भला क्यों बोलेंगे राजकुमार? क्योंकि आपके इस साजिश के दूसरे सबसे बड़े हिस्सेदार खुद अमात्य चतुर्दर्शन जो है। राजकुमारी कल्याणी के इस अचानक वार से अमात्य के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? महाराज, राजकुमारी जी बिना किसी प्रमाण के मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रही हैं। ये लांछन नहीं है, सत्य है अमात्य। कल रात धनंजय के कक्ष से मुझे एक गुप्त पत्र मिला। उस पत्र पर आपकी नीची मोहर लगी थी, जिसमें आपने धनंजय को इस काम के बदले राज्यसभा में शाही मंत्री का पद देने का वादा किया था। अमात्य, इतना बड़ा छल? नहीं नहीं महाराज। सत्य बोलिए, वरना राज्यसभा के चौखट लांघने से पहले आपका शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। हाँ, किया मैंने ये सब। बरसों से मैं इस राज्य की सेवा कर रहा हूँ, पर सदा इस सिंहासन के पीछे खड़ा रहता हूँ। मुझे राजा बनना था। कालकेतु, मार दो इन सबको। बाहर हमारे सैनिक तैयार खड़े हैं। जैसे ही कालकेतु और अमात्य चतुर्दर्शन ने महाराज की तरफ तलवार तानी, तभी मुख्य द्वार से एक कड़कती हुई आवाज गूंजी। ठहरो। राजकुमार वीरेंद्र पूरी तरह स्वस्थ, हाथ में चमचमाती तलवार लिए खड़े थे। अमात्य चतुर्सेन, अपनी आंखों से राजपाट हथियाने का ये झूठा भ्रम हटा दो। नहीं, ये असंभव है। तुमने वो जहरीला गुलाब जामुन सबके सामने खाया था। तुम जीवित कैसे हो? क्योंकि इस राजसभा में कल जो कुछ भी हुआ वो सब पूर्व नियोजित था। पूर्व नियोजित? हम कुछ समझे नहीं राजकुमार। आदरणीय, ये सब मेरी नहीं बल्कि राजकुमारी की कुशाग्र बुद्धि का चमत्कार है। मातेश्वरी, इस पूरे खेल की शुरुआत तो उस रात ही हो गई थी जब चंपा हमारे पास एक खबर लेके आई थी। राजकुमारी जी, धनंजय कह रहा था कि उसे कनकापुरी के राजकुमार पर शक है, किंतु धनंजय अचानक उन पे लांछन क्यों लगा रहे हैं? दाल में कुछ काला तो है चंपा। तो हमें वेश बदलकर पाकशाला जाना होगा। उसी रात राजकुमारी कल्याणी वेश बदलकर शाही पाकशाला के पिछले हिस्से में पहुंची। ध्यान रहे धनंजय, कल स्वयंवर के वक्त जैसे ही वीरेंद्र अपने गुलाब जामुन तैयार करे, तुम चुपके से उसकी चाशनी में ये कालकूट विष मिला देना। वीरेंद्र को तो मृत्यु दंड मिलेगा ही, और राजकुमारी का हाथ मेरे हाथ में होगा। आप चिंता न करें राजकुमार, पर मुझे डर है कि यदि महाराज ने इस बात की गहराई से जांच करवाई तो। राजसभा की चिंता तुम मत करो, वहाँ कोई हमारी ढाल बनकर पहले से मौजूद है। झड़ोके से पूरी बात सुनकर राजकुमारी कल्याणी को दरबारी के गद्दार की भनक लग गई थी और वे तुरंत राजवैद्य को सचेत करने दौड़ी। राजवैद्य जी, आपको सूर्योदय से पूर्व इस कालकेतु के विष का अचूक काट तैयार करना होगा। परंतु काट तैयार होने के बाद भी विष का प्रभाव शरीर को कुछ समय के लिए बेहोश अवश्य कर देगा। बस हमें वही अचेत अवस्था ही चाहिए राजवैद्य जी, ताकि गद्दार खुद को जीता हुआ महसूस करे और जीतने की जश्न में अंधा हो जाए और अपना असली चेहरा खुद ही सामने ले आए। आप निश्चिंत रहें राजकुमारी, ऐसा ही होगा। पूरी राजसभा विस्मय और आदर से भर उठी। पिताश्री, इस योजना के अनुसार वो जहरीला गुलाब जामुन मुझे ही ग्रहण करना था, परंतु राजकुमार वीरेंद्र को इस बात का जब आभास हुआ तो उन्होंने मेरी सुरक्षा को सर्वोपरि माना। महाराज, जहाँ राजकुमारी की कुशाग्र बुद्धि और इस राज्य को विनाश से बचाया है, वहीं अपनी जान दांव पर लगाकर राजकुमार ने इस राज्य की मर्यादा की रक्षा करे।
उससे योग्य वर इस पूरे आर्यावर्त में कोई और नहीं हो सकता। महर्षि, आपका वचन हमारे लिए आदेश है। महाराज आदर पूर्वक कल्याणी का हाथ वीरेंद्र के हाथ में सौंपकर उनके विवाह की घोषणा करते हैं और गद्दारों को सीधे काल कोठरी में डलवा देते हैं। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि चाशनी में मिलाए गए उस घातक विष का क्या नाम था। देखते हैं सही जवाब किसका आता है।